नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस की और डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th एसएसटी के कंप्लीट मैथ वर्क के सॉल्यूशन को। जहां तक आपके एसएसटी के मैथ वर्क की बात है तो इसमें 3 स्टेजेस या 3 डायमेंशंस इंक्लूड होते हैं कि क्या करना है हमें, क्या लोकेट करना है हमें, कहाँ लोकेट करना है हमें और कैसे लोकेट करना है हमें। देखिए 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। क्या लोकेट करने का मतलब ये कि हमें एग्जैक्टली पता हो सिलेबस कि सिलेबस क्या रहेगा। देखिए आपका 10th क्लास के एसएसटी का बड़ा लिमिटेड सा सिलेबस है मैथ वर्क का, तो सिलेबस हमारे पास होना चाहिए ताकि हम उसके ऊपर फोकस कर पाएँ। एक बार हम देख पाएँ कि भाई ये सब कुछ हमें एग्जैक्टली आता तो है, कहीं नहीं आता तो हम उसको फाइंड आउट करेंगे, पहले ही उसका सॉल्यूशन निकाल के रखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? मैथ वर्क का सिलेबस, तो वो हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज हम बात करेंगे उस सिलेबस की। उसके बाद दूसरी जो स्टेज आती है वो आती है कि हमें कहाँ लोकेट करना है। कहाँ लोकेट करना मतलब हमारे पास सॉल्यूशन होना चाहिए, और सॉल्यूशन के बाद हम क्या करेंगे? हम एक बार एटलीस्ट मिनिमम वंस हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद तीसरा स्टेज आता है। तीसरा स्टेज होता है कि हमें कैसे लोकेट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कैसे लोकेट करना। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सॉल्यूशन होता है, हमें पता होता है कि भाई यहाँ लोकेट करना है। कोलकाता आपको आइडिया है कि हाँ वेस्ट बंगाल में नीचे की साइड में, लेकिन उसमें भी गड़बड़ हो जाती है, मार्क्स कट जाते हैं, मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। जब रिजल्ट आता है पता चलता है कि मेरा एग्जाम तो बड़ा मस्त वाला गया था, ये 3 मार्क्स कहाँ चले गए। तो वो जो कॉमन एरर या कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं उसकी भी बात हम इस वीडियो में साथ ही साथ करेंगे कि भाई ये गलती आप करोगे, यहाँ पे ये गलती हमें नहीं करनी है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या रह जाता है? डिफरेंस ये रह जाता है कि जब आप स्कूल में प्री बोर्ड आप दे करके गए हो, या स्कूल में आपने मिड टर्म दिया है, वहाँ पे आपने लोकेट किया है, वहाँ पे आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। टीचर सोचता है कि नहीं बच्चा ठीक है, इंटेलिजेंट है, चलता है। लेकिन जब आप बोर्ड में वो मिस्टेक्स या कॉमन एरर करते हो तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। एक और चीज़ होती है मैथ वर्क के साथ। मैथ वर्क सबसे ईजी पार्ट होता है एसएसटी का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एसएसटी का, और सबसे हल्के में भी मैथ वर्क को ही लिया जाता है। जब हम चैप्टर करते हैं तो कई बार उसको साथ साथ नहीं करते, हम सोचते हैं कि भाई बाद में करेंगे। बाद में क्या होता है? उस वक्त नहीं हो पाता। फिर हम सोचते हैं कि एग्जाम डेज में हम उसको रिवाइज करेंगे, एग्जाम डेज में भी हम उसको इग्नोर कर देते हैं। एग्जाम डे आ जाता है, एग्जाम डेज में फिर हम तुक्के लगा के आते हैं। यानी कि ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट होते हैं। आमतौर पे बच्चा अच्छा जा रहा है, 50, 56, 60 स्कोर कर रहा है 80 में से, लेकिन मैथ वर्क में से वो 5 में से 3 स्कोर कर रहा है। देखिए छोटा सा पार्ट जिसके ऊपर हमें 40 मिनट्स लगाने थे, मैक्सिमम 1 आवर लगा लीजिए, इतना ही हमें टाइम देना था, लेकिन हमने वो नहीं दिया। तो यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू हम कंप्लीट आपको सॉल्यूशन देंगे, टिप्स की भी बात करेंगे, ट्रिक्स की भी बात करेंगे, कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे, कॉमन एरर की बात करेंगे, सिलेबस की भी बात करेंगे। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, इस एपिसोड की, और डिस्कस करते हैं आपके क्लास 10th के मैथ वर्क को। चैप्टर वाइज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं जियो के साथ, और जियो का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास, ये आपका चैप्टर रहेगा। और इसमें से क्या आने वाला है? तो देखिए इसमें से पहली चीज तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा। क्लियर? आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपको पहचानना है। सोइल दी जाएगी, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे दिया गया कि सोइल, इसको आपको मार्क करके दिया जाएगा ए। आपको पहचानना है कि भाई ये क्या है ये, किस टाइप की सोइल है ये। ठीक, यानी कि ये चैप्टर है वो थोड़ा मैथ वर्क के लिए आपके लिए ईजी रहेगा, और इसमें से क्या इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा? हमारे सिलेबस में दिया गया मेजर सोइल टाइप्स, बस इतना सा है हमारा, एक ही मैप दिया गया। तो अब पहले तो देख लेते हैं कि आपकी मेजर सोइल टाइप्स कहाँ पे और किस टाइप से देखिए। तो यहाँ पे हम मेजर सोइल टाइप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ देखिए, ये जो यहाँ पर दिया गया इस शेड में जो दिया गया ये आपकी है माउंटेन सॉइल, जिसको आप फॉरेस्ट सॉइल के नाम से भी कह सकते हो। यानी कि ये आपकी वन मिट्टी होगी, हिंदी मीडियम की बात करें, पर्वतीय मिट्टी होगी, तो ये आपकी माउंटेन या फिर फॉरेस्ट सॉइल यहाँ पर है। ठीक, तो ये आपका पहला टाइप का, और इसके आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं इस टाइप की मिट्टी के। जब तक अगर हम लास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो अगर आया है इस चैप्टर में से, तो ये कुछ टाइम ऐसे है, कुछ बार कह सकते हैं कि ये आपका रिपीट हुआ है। उसके बाद सेकंड जो यहाँ पर आपका दिया गया येलो शेड में जो दी गई, ये आपकी आ जाती है एलुवियल सॉइल। हिंदी मीडियम की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी हो गई है। इसको आइडेंटिफाई कर लोगे। जैसे अगर पहली की है तो इसको भी इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि अगर ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट में दी गई तो ये हमारी फॉरेस्ट सॉइल ही रहेगी। पर्वतीय मिट्टी हमारी रहेगी। उसके बाद उसके नीचे जहाँ पे पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार की बात करें, वेस्ट बंगाल,
यहाँ पर असम, तो यहाँ पर हमारी आ जाती है एलुअल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी। ओके, इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो उसी तरीके से आप इनको पहचान लीजिए कि यहाँ पर ये सॉइल है। ओके, उसके बाद तीसरा जो थर्ड हमारी सॉइल की हम बात करेंगे, तो थर्ड सॉइल हमारी यहाँ पे दी गई है, दैट इज द एरिड सॉइल। ओके, एरिड सॉइल मतलब मरुस्थलीय मिट्टी होगी, शुष्क मिट्टी होगी। तो ये राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में, इंडिया के भी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आ गया, तो ये आपकी एरिड सॉइल रहेगी। इसका लिटिल बिट पार्ट यहाँ पर भी शो किया गया। ओके, गुजरात का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर रहेगा। तो मोटे तौर पे अगर एग्जाम में आ गया तो ये छोटे छोटे पार्ट्स नहीं जाएंगे, मोटे तौर पे एक साथ ही इसको लोकेट दिया जाएगा और आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी सॉइल रहेगी, नेक्स्ट सॉइल है दिस वन इज़ द ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ द राजस्थान। उसके बाद ये नीचे की साइड में जाएं तो ये कर्नाटका का कुछ पार्ट आ जाता है, इसके साथ साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में लिटिल बिट। तो यहाँ पर ये सॉइल फैली हुई है। तो यहाँ पर अगर आपको इकट्ठा इस टाइप से बंच में अगर मिले तो आपकी ब्लैक सॉइल रहेगी, तो इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ये हमारी फोर्थ सॉइल हो गई। उसके बाद नेक्स्ट अगर सॉइल की बात करें तो यहाँ पर आपको पिंक शेड में दिखाई दे रहा है, जो पिंक शेड में टुकड़ों में जो दिखाई दे रहा है वो है आपकी लैटराइट सॉइल। ओके, ये कौन सी है? ये आपकी लैटराइट सॉइल आ गई, जो कि टी एंड कॉफ़ी के लिए मोस्ट सूटेबल सॉइल होती है। ये टुकड़ों में है, ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे कम रहेंगे इसके। ओके, उसके बाद यहाँ देखिए कि हमारा जो साउदर्न इंडिया है उसके मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में यहाँ पे जो सॉइल फैली हुई है वो है हमारी रेड सॉइल। ओके, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में, इसके भी एग्जाम में आने के चांसेस कम रहेंगे। तो ये आपकी रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी हो गई, ये आपकी ब्लैक सॉइल हो गई, ये आपकी लेटराइट सॉइल हो गई, ये आपकी एलुअल सॉइल हो गई, यहाँ पे आपकी एरिड सॉइल होगी। और ऊपर की तरफ अगर हम जाएँ, नॉर्थ की तरफ जाएँ, जहाँ पर हमारा हिमालयन रीजन है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट या माउंटेनस या माउंटेन सॉइल आपकी आ जाएगी। ओके, तो ये आपकी हो गई 6 टाइप्स ऑफ द सॉइल। अब इसमें से हम बात कर लेते हैं कि आपके एग्जाम में क्या कुछ आ सकता है अगर इस चैप्टर में आए। तो देखिए, आपके एग्जाम में आ सकता है, अगर पूछा जाता है तो इसमें आपकी फॉरेस्ट सॉइल आ सकती है, वन मिट्टी आ सकती है, इसमें एरिड सॉइल आ सकती है, इसमें आपकी ब्लैक सॉइल आ सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद अगर थोड़े बहुत और चांसेस हैं तो आपके यहाँ पे एलुअल सॉइल के रहेंगे। ओके, इसके अलावा रेड सॉइल या लेटराइट सॉइल है या एलुअल सॉइल भी है, ये अभी तक आपके एग्जाम में कभी भी रिपीट नहीं हुए। जब भी इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें से एरिड, फॉरेस्ट और ब्लैक सॉइल में से ही किसी एक सॉइल को आपको आइडेंटिफाई करना था। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर, इजीली कर पाओगे। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी मैप दिया गया है एज इट इज, और इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। चलिए सेकंड के बाद थर्ड चैप्टर की बात करते हैं। सेकंड चैप्टर में से आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं है, मैप वर्क का कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद जो आपका थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में से क्या दिया गया? थर्ड चैप्टर हमारा वाटर रिसोर्सेज। इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ से हमारे रहेंगे डैम्स। ओके, कौन कौन से डैम्स हमें लोकेट करने? इसमें रहेगा आपका सलाल, इसमें रहेगा आपका भाखड़ा नंगल, इसमें रहेगा आपका टेहरी, इसमें से रहेगा आपका राणा प्रताप सागर, इसमें रहेगा आपका हीराकुंड, इसमें रहेगा आपका सरदार सरोवर, इसमें है आपका तुंगभद्रा और नागार्जुन सागर। ओके, यानी कि टोटल हो गए आपके 8 डैम्स। इनमें से हमें इनको लोकेट करना है। ओके, तो यहाँ देखिए फर्स्ट चैप्टर में क्या था? आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे क्या रहेगा? लोकेट एंड लेबलिंग रहेगा। हमें लोकेट भी करना है और उसके बाद लेबलिंग भी करनी है। क्लियर? तो यहाँ पर हम नीचे की तरफ जाते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन एक एक करके कि कहाँ पर कौन सा डैम रहेगा। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर में चलेंगे, तो जम्मू कश्मीर में हमारा रहेगा सलाल डैम। यहाँ पे देखिए बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल अगर हम जम्मू कश्मीर को अलग से जैसे आपको अपडेटेड अगर मैप मिले तो उसके बिल्कुल सेंटर में ये रहेगा सलाल डैम। ओके, उसके बाद बात आती है भाखड़ा नंगल डैम की। भाखड़ा नंगल डैम है ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब का ये जो पार्ट है इसके बिल्कुल बॉर्डर पे रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से इंडिया में एक चेंज आता है, इस साइड से थोड़ा टर्न ले लेता है मैप, तो इसी को अगर हम सीधा निकाल देंगे तो इसके बिल्कुल सेंटर में जहाँ पे होगा डॉट, मान लीजिए कि आपको आउटलाइंस नहीं दी जाती है तो उसमें आप इस टाइप से सीधी लाइन लिखा दोगे, बिल्कुल जो सेंटर में होगा पार्ट उसके ऊपर इसको लोकेट करोगे। देखिए भाखड़ा और नंगल 2 डैम है ये एग्जैक्टली, जिनको हम एक साथ ही बोलते हैं। इनमें से एक डैम है वो हिमाचल प्रदेश में और एक पंजाब में, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट बॉर्डर के ऊपर आपको दिखाना है। ओके, तो ये हो गया आपका सेकंड डैम, यानी कि सबसे पहले सलाल डैम है, दैट इज़ इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में यहाँ पे आप ये वाला जो पार्ट है इसके बिल्कुल सेंटर में लोगे। ओके, तो यहाँ पे आपका सलाल डैम हो जाएगा लोकेशन। और उसके बाद यहाँ पे अगर भाखड़ा नंगल डैम की बात करें तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसमें एक और आपको मैं बताता हूँ कि आप इस टाइप से लोकेट कर सकते हो। ओके, जैसे ट्राइंगल के शेप से
इससे क्या होगा कि लोकेशन थोड़ी बहुत इधर उधर होगी तो वो एडजस्ट हो जाएगी आपकी। क्लियर? तो इस टाइप से आप ट्रायंगल के शेप के साथ जाओगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे रहेगा टेहरी डैम। टेहरी डैम की बात करें तो ये उत्तराखंड में है। टेहरी डैम उत्तराखंड में, यानी कि ये वाला सेंट्रल पार्ट जो आ जाता है यहाँ से, जो नेपाल से पहले का, तो उसके थोड़ा सा साइड में यहाँ पे आपका टेहरी डैम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका राणा प्रताप सागर डैम। राणा प्रताप सागर डैम अगर हम इस लाइन को इस टाइप से लें ऐसे, तो इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि इसमें से थोड़ा सा एक आइडिया रहेगा कि अगर आप आउटलाइन नहीं मिलती है तो आप किस टाइप से लोकेट करोगे। तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की साइड में यहाँ पे आपका राणा प्रताप सागर डैम रहेगा जो कि राजस्थान में है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो ये आपका गुजरात में आ जाएगा। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी के ऊपर है, बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो डैम है हमारा हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट डैम है, सबसे लंबा डैम है। ये कहाँ आ जाएगा? ये हमारा उड़ीसा में है। ओके, ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा टर्न लेता मैप ऑफ इंडिया ऊपर की तरफ जाने से पहले, तो इसकी लाइन को अगर हम खींचेंगे तो उससे टच करता हुआ हमें दिखाना है थोड़ा सा, यानी कि यहाँ पे आप अगर जो मैप मिलेगा उसमें एक पेन अगर यहाँ पे रख दें और उससे इस साइड में आप लोकेट कर दो तो इसको ईजिली आप लोकेट कर पाओगे, हीराकुंड डैम। उसके बाद आ जाता है आपका नागार्जुन सागर डैम जो कि तेलंगाना में है, लेकिन जो आंध्र प्रदेश की बॉर्डर के बिल्कुल साथ रहेगा, नागार्जुन सागर डैम। उसके बाद तुंगभद्रा डैम है जो कि तुंगभद्रा रिवर के ऊपर ही है। ये आपका कर्नाटका में आ जाएगा जहाँ पर गोवा है, गोवा से सीधी हम लाइन लेंगे, या फिर आप यूँ भी कर सकते हो कि ये वाला जो कट है और ये गोवा वाला है, इस टाइप से लोगे तो इससे थोड़ा सा ऊपर की साइड में रहेगा, यानी कि ये सेंटर है तो सेंटर से थोड़ा इस साइड हमें रखना है। ओके, तो ये आपके डैम्स दिए गए हैं थर्ड चैप्टर में से। थर्ड चैप्टर यानी कि आपका वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? उसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा सलाल डैम, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भाखड़ा नंगल डैम इंपॉर्टेंट है, सरदार सरोवर डैम इंपॉर्टेंट है, और हीराकुंड डैम इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, यानी कि टोटल 8 दिए गए, इनमें से 4 हैं जो आपके लास्ट 10 ईयर्स में रिपीट हुए हैं। क्लियर? तो ये रहेगा आपका थर्ड चैप्टर से रिलेटेड, और चांसेस रहेंगे कि यहाँ से आपका एक डैम आपके एग्जाम में पूछा जाए। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट आपका चैप्टर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का सिलेबस क्या रहेगा? देखिए इसमें हमें पहला जो दिखाना है मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड वीट। राइस और वीट का मेजर एरिया हमें दिखाना है, तो इसमें मैं आपको 5 स्टेट्स दूंगा, नंबर 1 2 3 4 करके, ताकि आप इजीली उसको लोकेट कर पाओ। ओके, थोड़ा बहुत इधर से उधर हो तो चलेगा, यानी कि हमें गेहूं और चावल के मुख्य इलाके दिखाने हैं जहां पर इनका प्रोडक्शन होता है। उसके बाद हमें क्या बताना है? उसके बाद हमें बताना मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ, यानी कि मेजर प्रोड्यूसर, मेजर मतलब लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट, हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा ये फसलें कहाँ होती है। तो इसमें राइस यानी कि चावल हो गया, तो राइस सबसे ज़्यादा इसका लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो वेस्ट बंगाल है। वीट का यूपी है, वीट अभी इस बार के सिलेबस में नहीं है लेकिन मैंने इंक्लूड कर लिया है। उसके बाद कॉटन है, इसमें गुजरात है अभी फर्स्ट पोजीशन पे। उसके बाद आपका जूट है, इसमें वेस्ट बंगाल आ जाता है। शुगर केन यहाँ पे अगेन यूपी आ जाता है। टी असम, कॉफ़ी कर्नाटका, और रबर में केरला आ जाता है। तो इनके लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो हमें लोकेट करने हैं, वो हमें दिखाने हैं, शो करने हैं। तो यहाँ चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की। मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी हैं? हमारे 1 2 3 की अगर बात करें तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे हमारा यूपी है, सेकंड पे मध्य प्रदेश है, थर्ड पे हमारा पंजाब आ जाता है। तो इनको हमें शो करना है। अगर इस टाइप से आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इस टाइप से शो करोगे, यानी कि जरूर नहीं कि आप एग्जैक्ट यहीं पे जाओ कि बॉर्डर बनाओ, तो आप इस टाइप से इस पूरे एरिया को ले सकते हो और इसको आप एक शेड दे सकते हो और उसके बाद आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि ये मेजर एरियाज ऑफ वीट प्रोड्यूसिंग है। ओके, मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आ जाएंगे। तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे मैंने 1 2 3 4 इसलिए लिख दिया ताकि आपको इजीली से याद रहे कि हाँ किसकी पोजीशन कहाँ पे है। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे हमारा यूपी आ जाता है, सेकंड पे मध्य प्रदेश है गेहूं के उत्पादन में, वीट के प्रोडक्शन में, थर्ड पे पंजाब, फोर्थ पे हरियाणा आ जाता है, और फिफ्थ पे राजस्थान है। तो ये हमारा मेजर एरिया आ जाएगा जो वीट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रहेगा इसमें हमें बताना है मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं। तो अगर मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो टॉप 3 की बात करें तो इसमें आ जाता है वेस्ट बंगाल, फर्स्ट पोजीशन पे। सबसे ज़्यादा चावल है वो वेस्ट बंगाल में होता है, वहाँ पे 3 फसलें ली जाती है, अमन, ओस और बोरो चावल की एक साल में, यानी चावल बोया चावल काटा, चावल बोया चावल काटा, यही चलता है। ओके, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे है वो हमारा यूपी है, और थर्ड पे हमारा पंजाब आ जाता है। क्लियर?
तो इसमें देखिए कौन कौन से रहेंगे, किस टाइप से हम लोकेट करेंगे। इसमें मैंने 5 इंक्लूड किया है। तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे जो हमारा रहेगा राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है हमारा वेस्ट बंगाल, सेकंड पे हमारा यूपी, थर्ड पे हमारा पंजाब, फोर्थ पे हमारा उड़ीसा, फिफ्थ में हमारा बिहार रहेगा। अगर आपको लोकेट करना तो आप इस टाइप से इस पूरी बेल्ट को इस टाइप से ले सकते हो। ओके, यानी कि हरियाणा है वो 6th पे आ जाता है। यहाँ पर ये जो झारखंड की बेल्ट है तो इसमें भी चावल अच्छा खासा होता है, तो इस टाइप से आप लोकेट कर सकते हो। इस पूरे एरिया को किसी भी शेड से आप शो कर सकते हो। यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो कि ये चावल का प्रमुख उत्पादक इलाका है। ठीक, तो ये आपके इस चैप्टर से रिलेटेड है, हालांकि इनके आने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे, ये जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने किए। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या बताना है, हमें बताना है कुछ फसलों के मेजर प्रोड्यूसर्स। ओके, यानी कि कहाँ पर ये सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हम यूपी की बात करेंगे। तो वीट की अगर बात करें, गेहूं की बात करें और शुगर केन की, तो ये सबसे ज़्यादा होता है यूपी में। ठीक, सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, यूपी में। यूपी सबसे बड़ा उत्पादक है वीट यानी कि गेहूं का, शुगर केन यानी कि गन्ने का। उसके बाद बात की जाए टी की, तो यहाँ पे टी के शेप में यहाँ पे दिया गया, ये आपका असम आ गया। ये चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये आप सभी को पता है। उसके बाद अगर बात की जाए जूट एंड राइस की, पटसन की बात करें, चावल की बात करें, तो उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया इस शेड में। उसके बाद अगर हम बात करें कॉटन की, कपास की, तो उसका लीडिंग प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है वो हमारा गुजरात है अभी। ओके, अगर बेल्ट शो करनी हो तो उसके बाद आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तीनों स्टेट आ जाएंगे, लेकिन लीडिंग अगर एक स्टेट की हम बात करें तो वो हमारा गुजरात रहेगा एट प्रेजेंट। ओके, उसके बाद कॉफ़ी की अगर बात की जाए, कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी में आपका रहेगा कर्नाटका। कॉफ़ी का लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कर्नाटका है, और रबड़ का है वो आपका केरला है। ओके, यहाँ पे मैंने जवार और रागी भी शो किया हुआ, लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। जवार में महाराष्ट्र लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है, और रागी में कॉफ़ी की तरह कर्नाटका है वो लीड कर रहा है। ठीक, तो ये आपको नहीं करना है। तो इसमें से एक बार फिर से देख लीजिए कि आपके कौन से इंपॉर्टेंट स्टेट रहेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें गेहूं की और गन्ने की, यानी वीट एंड शुगर केन की, तो इसमें लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो हमारा यूपी रहेगा, उत्तर प्रदेश। और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये जूट और राइस, पटसन और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और टी सबसे ज़्यादा असम में होती है। 53% जो इंडिया की टी है वो अकेला असम है वो प्रोड्यूस करता है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे हमारा वेस्ट बंगाल आता है। उसके बाद कॉटन में लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो हमारा गुजरात रहेगा। उसके बाद बात की जाए कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी में हमारा कर्नाटका रहेगा। और रबड़ की अगर बात करें तो रबड़ में हमारा रहेगा केरला, कॉफ़ी में कर्नाटका। क्लियर, तो ये हो गया हमारा 4th चैप्टर। यहाँ तक होपफुली आपका सब कुछ क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अगर हम बात करें 5th चैप्टर की, 5th चैप्टर में से हमारा क्या कुछ रहेगा। पहले मैथवा का सिलेबस अच्छा खासा होता था, इस चैप्टर से रिलेटेड उसको रिड्यूस कर दिया गया, कम हो गया। तो इसमें आपका सबसे पहले क्या दिया गया, सबसे पहले हमें यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स है वो हम करेंगे कि हमें कितने दिए गए, हमारे सिलेबस में अब रह गए सिर्फ 3। ओके, नामरूप, सिंगरौली और रामागुंडम, ये तीनों हैं हमें लोकेट करने थर्मल पावर प्लांट्स। तो कहाँ पे है, चलिए सबसे पहले इन्हीं का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम नामरूप से शुरुआत करेंगे। नामरूप कहाँ पे है, नामरूप बिल्कुल असम की अगर बात कर दें तो असम के जो नॉर्थ ईस्टर्न टॉप है वहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल कोने में आ जाएगा। यहाँ पे ये नामरूप है बिल्कुल कोने में, यानी कि यहाँ के अगर मैप की बात करें इंडिया की, तो ये छोटा सा कट दिखाई दे रहा है। तो इसे थोड़ा से अंदर की तरफ अगर हम लोकेट करें तो यहाँ पे हमारा नामरूप आ जाएगा। ठीक, यहीं पे हमारा डिगबोई, नहर कटिया, जो तेल के कुएँ हैं, सबसे पुराने कुएँ हैं, वो भी यहीं पे आते हैं, इसी नामरूप के आसपास। ओके, तो नामरूप है, यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो दूसरा हमारा थर्मल पावर स्टेशन है वो है सिंगरौली। सिंगरौली ये मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के बिल्कुल ऊपर है। जैसे इस लाइन को अगर हम लें तो इस लाइन पे आएगा, यानी कि गुजरात के ऊपर वाले पार्ट से लें तो इस लाइन पे आएगा। और यहाँ से अगर हम लें तो यहाँ से एक पेन की अगर हम जगह छोड़ दें नेपाल में, तो उसके बाद इसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो जहाँ पे ये क्रॉस करेगी वहाँ से आपको सिंगरौली यहाँ पे लोकेट कर पाओगे। ओके, मतलब एक मोटे तौर पे आइडिया रहे कि आपका अगर आउटलाइन मैप्स नहीं दी जाती है तो आप इस टाइप से ऐसे लोकेट करोगे कि आइडिया से कि यहाँ पे सेंटर में आ रहा है हमारा सिंगरौली, जो कि मध्य प्रदेश में है। ओके, उसके बाद तीसरा जो थर्मल पावर प्लांट है हमारा वो है रामागुंडम। रामागुंडम कहाँ आ जाएगा, रामागुंडम है ये तेलंगाना के नॉर्दर्न पार्ट में आ जाएगा। ओके, तेलंगाना है उसके नॉर्थ में आ जाएगा रामागुंडम। तो ये 3 आपके थर्मल पावर प्लांट है सिलेबस में दिए गए। ओके, नामरूप है ये असम में है,
सिंगरौली आपका मध्य प्रदेश में रहेगा और रामागुंडम ये आपका दिया गया है तेलंगाना में। क्लियर। उसके बाद सेकंड जो टॉपिक दिया गया है यहाँ से इस चैप्टर में से वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में, काफ़ी बार यूँ कह सकते हैं कि अगर लास्ट 10 ईयर्स के सिंपल क्वेश्चन पेपर या आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को उठाया जाए तो उसमें से आपको 7 to 8 टाइम्स यही मिलेंगे, इन्हीं में से कोई एक आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेगा मैथ वर्क में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसमें हमें कितने दिए गए, देखिए यहाँ पे हमें दिए गए 1 2 3 4। इसमें दिए गए आपका नरोरा आपका रहेगा, इसमें काकरापारा है, तारापुर है, कल्पक्कम है, बीच में से 2 उड़ गए हैं, पहले 6 होते थे, अब आपके सिलेबस में 4 ही दिए गए। नरोरा, काकरापारा, नरोरा यूपी में आ जाता है, काकरापारा ये आपका गुजरात में आ जाता है, तारापुर ये महाराष्ट्र में आ जाता है और कल्पक्कम की अगर बात करें तो ये आपका तमिलनाडु में आ जाता है। ओके, तो इसमें इनको भी हम लोकेट कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम नरोरा की बात करेंगे। नरोरा की बात की जाए तो नरोरा कहाँ है, ये यूपी में है। अगर हम दिल्ली से थोड़ा साइड में जाएँ, नोएडा से, तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे की साइड में आपको लोकेट करना है, तो ये आपका नरोरा रहेगा। ओके, उसके बाद काकरापारा है, ये गुजरात में है। यहाँ पे इस लाइन को ऐसे लेके आएँ तो इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पे आपका काकरापारा रहेगा। ओके, इसको आप याद रख सकते हो, जैसे खाखरा होता है, पापड़ को खाखरा बोलते हैं गुजरात में, तो ऐसे ये खाखरा की तरह ये काकरा है। ओके, तो तुकबंदी हो जाएगी, कल्पक्कम के साथ आप कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद जहाँ पे मुंबई है, यहाँ मुंबई है, मुंबई से थोड़ा सा ऊपर की तरफ तारापुर है। मुंबई के आसपास का जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो यहीं से होती है, तो उससे थोड़ा ऊपर की तरफ है तारापुर, हमारा एटॉमिक सेंटर है, हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पर। उसके बाद आपका जो फोर्थ रहेगा, फोर्थ कहाँ रहेगा, फोर्थ आपका कल्पक्कम है। कल्पक्कम कहाँ पे है, कल्पक्कम की अगर बात करें तो ये चेन्नई से थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है, ये आपका कल्पक्कम रहेगा। ओके, तो ये आपके 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दिए गए हैं सिलेबस में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। क्लियर। उसके बाद थर्ड जो आपका टॉपिक दिया गया, यहाँ से आयरन ओर माइंस दी गई, यानी कि लोहेस की खानी दी गई है, ये भी काफ़ी कम दी गई है। ओके, इजली हो जाएगा। इसमें दिया गया हमें मयूरभंज उड़ीसा में है, दुर्ग दिया गया हमें छत्तीसगढ़ में, बेलाडीला दैट इज ऑल्सो इन छत्तीसगढ़, बेलारी कर्नाटका में है, कुद्रेमुख ये कर्नाटका में है। ओके, ये हमें 5 दिए गए। तो चलिए 5 को देखते हैं कि ये 5 कहाँ से हम लोकेट करेंगे, तो ये हमें लोकेट करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे उड़ीसा में, यहाँ बिल्कुल पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की बाउंड्री के पास, बॉर्डर के पास है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मयूरभंज, ये मयूरभंज है। क्लियर, यानी कि जहाँ से मैप थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके, इंडिया का मैप, तो उसके आसपास कोस्टल एरिया के पास नहीं, उससे थोड़ा अंदर की तरफ आपको लोकेट करना है, ये आपका मयूरभंज हो जाएगा। दुर्ग की अगर बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में और बिल्कुल सेंटर में, दुर्ग की छत्तीसगढ़ के बिल्कुल सेंटर में ये आपका दुर्ग है। उसके बाद बेलाडीला है, ये छत्तीसगढ़ के साउथ में आ जाता है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में आ जाएगा, यानी कि यहाँ से ये जो कट लगा हुआ है इससे अगर हम लाइन ले तो इस लाइन के ऊपर आएगा, ये आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़ के बिल्कुल साउथ में, ये आपका बेलाडीला रहेगा। उसके बाद अगर बात की जाए बेलारी और कुद्रेमुख की, तो ये दोनों कर्नाटका में है। बेलारी है यहाँ पे आ गया आपका बेलारी, यानी कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की बॉर्डर के ऊपर है, और केरल से थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पे कुद्रेमुख आ जाता है। तो ये हमारी 5 लोएस की खाने हो गई। ओके, कौन कौन सी है, ये आपका मयूरभंज है, ये आपका दुर्ग है, ये आपका बेलाडीला है, ये आपका बेलारी है, और ये आपका रहेगा कुद्रेमुख। ओके, क्लियर। इनके साथ एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ताकि कंफ्यूज ना हो। चलिए नेक्स्ट मैप की बात करते हैं। नेक्स्ट मैप जो इसी चैप्टर से रिलेटेड रहेगा वो है हमें कोल माइंस लोकेट करनी है। 4 कोल माइंस दी गई, कौन कौन सी है, रानीगंज और बोकारो, रानीगंज बोकारो, इसमें से रानीगंज वेस्ट बंगाल में है, झरिया बोकारो ये दोनों आ जाती है झारखंड में। उसके बाद तलचर दिया गया है और उसके बाद नेवेली दिया गया है, तो चारों ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इनको भी लोकेट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रानीगंज की, उसके बाद हम बोकारो की बात करेंगे। तो रानीगंज है, ये कहाँ आ गया, ये आपका वेस्ट बंगाल के लगभग सेंटर में आ गया। ओके, और उसके बाद यहीं पे बॉर्डर के साथ लगता हुआ हमारा बोकारो आ जाता है। बोकारो और झरिया बोकारो एक साथ ही बोला जाता है, तो झरिया अलग है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये बोकारो है। यहाँ से ये थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस ज़्यादा दिया गया, ये बिल्कुल पास भी कर सकते हो, यानी कि सिर्फ बॉर्डर का ही फ़र्क है, ये एक ही बेल्ट में आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो रेड से यहाँ पे लोकेट किया गया है तो वो आपका रानीगंज है, और जो ग्रीन से शो किया गया ये आपका बोकारो है जो कि झारखंड में। उसके बाद ये यहाँ पर उड़ीसा के ऑलमोस्ट सेंटर में आ जाता है, ये आपका तलचर है। ओके, तलचर,
और उसके बाद नेवेली की बात करें तो नेवेली हमारा आ जाएगा तमिलनाडु में। यहाँ पे इन कोल माइन की बात करें तो यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का कोयला मिलता है इन तीनों में ही, यानी कि रानीगंज में, बोकारो में, तलचर में, यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का कोल मिलता है। जबकि अगर हम नीचे की तरफ जाएं नेवेली में तो वहाँ पे लिग्नाइट, भूरा ब्राउन कोयला मिलता है जो कितनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। तो ये आपका नेवेली आ जाएगा यहाँ पर। ओके, ये आपका नेवेली है। क्लियर? तो ये आपकी 4 कोल माइंस रहेगी। उसके बाद 5th जो आइटम हमें दिया गया इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमें लोकेट करना है वो है आपके ऑयल फील्ड्स। ओके, ऑयल फील्ड्स में हमें क्या क्या लोकेट करना है? डिगबोई बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि ओल्डेस्ट जो हमारा ऑयल फील्ड है, सबसे पहला जो तेल का कुआं था वो यहीं खोदा गया था। तो डिगबोई, नहरकटिया उसके पास, ये दोनों असम में। मुंबई हाई, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ऑयल फील्ड में से। अरेबियन सी में, उसी के ऊपर ये बसीन दिया गया है अरेबियन सी में। कलोल, अंकलेश्वर, ये दोनों गुजरात में आ जाते हैं। तो चलिए इनको भी हम लोकेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोकेट करेंगे डिगबोई को। तो डिगबोई यहाँ ऊपर की तरफ आ जाएगा। ओके, डिगबोई सबसे ऊपर की तरफ है। उसके बाद यानी कि यहाँ असम के सबसे ऊपर की तरफ ये जो टिप दिया गया, तो इसमें यहाँ पे हमने नामरूप किया था। ओके, नामरूप हमने थर्मल पावर प्लांट किया था, तो वहीं एग्जैक्ट उसी लोकेशन के ऊपर वहीं पर आपको डिगबोई लोकेट करना है। और उससे साथ लगता ही बिल्कुल सटा हुआ आपको नहरकटिया लोकेट करना है। क्लियर? थोड़ा बहुत इधर से उधर हो तो चलेगा ये आपका। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम आ जाते हैं कलोल के ऊपर, तो ये आपका कलोल है। ओके, इस कट से थोड़ा सा साइड में यहाँ कलोल आ जाता है, और थोड़ा सा नीचे की साइड में यहाँ पे आपका अंकलेश्वर आ जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए मुंबई हाई की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मुंबई हाई है, ये मुंबई से वेस्टर्न डायरेक्शन में आ जाता है अरेबियन सी में। ये आपका मुंबई हाई रहेगा और उसके ऊपर आपका बसीन रहेगा। ओके, तो ये आपके 6 ऑयल फील्ड है जो हमारे मैप वर्क में दिए गए हैं। तो इसमें डिगबोई, नहरकटिया, कलोल, अंकलेश्वर, बसीन और मुंबई हाई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हमें क्या कुछ दिया गया? नेक्स्ट चैप्टर हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, विनिर्माण उद्योग। देखिए इसमें से ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है ये आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। ठीक, इस बार नहीं है। तो ये पिछली बार थी, तो ये आपके सिलेबस में से जा चुका है, तो इसको आपको नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो आयरन स्टील प्लांट्स है, तो ये भी आपके सिलेबस में से डिलीट हो चुका है, तो ये भी आपको नहीं करना है। क्या करना है? नेक्स्ट जो हमारे दिया गया है, क्या दिया गया है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स दिए गए हैं। ओके, ये हमारे सिलेबस में, यानी कि यहाँ से सिलेबस भी इस चैप्टर में से काफ़ी कम हो गया, काफ़ी सारे टॉपिक्स है वो चले गए, और इसके कारण हमारा मैप वर्क का सिलेबस है वो भी रिड्यूस हो चुका है यहाँ से। तो इसमें हमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क दिए गए हैं, जिनको आप IT पार्क भी कह सकते हो। IT पार्क में क्या रहेगा? इसमें आपका बेंगलोर दिया गया है, बेंगलुरु के नाम से भी हो सकता है, नोएडा, हैदराबाद, गांधीनगर, मुंबई, चेन्नई, पुणे, ये सब कुछ आपका रहेगा। इसके साथ साथ हमें दिया गया तिरुवनंतपुरम। ओके, तो चलिए इनको हम लोकेट करते हैं। तो ये ऑलरेडी आपको पता है क्योंकि ये फेमस सिटीज़ हैं, बड़े शहर हैं। तो इसमें देखिए नोएडा है, तो ये दिल्ली के बिल्कुल साथ लगता हो आप लोकेट करोगे। उसके बाद गांधीनगर की बात करें तो यहाँ इस कट से ऊपर की तरफ जाते हैं और इस कट से इस साइड में लेके आते हैं, तो जहाँ पे ये मैच होता है, मिलता है, वहीं पे आप गांधीनगर को लोकेट कर दोगे। मुंबई की लोकेशन आपको पता है, यहाँ पे इंडिया के मैप में छोटा सा कट मिलेगा, वहाँ पे मुंबई है, और उससे थोड़ा नीचे की तरफ और साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में यहाँ पे आपका पुणे रहेगा। हैदराबाद है, ये यहाँ दिया गया, थोड़ा सा और ऊपर भी ले सकते हो इसको, ये बिल्कुल सेंटर में है, किसके? तेलंगाना के सेंटर में आ जाएगा। बेंगलुरु यहाँ पे नीचे की साइड में आ जाएगा, कर्नाटका के साउथ में बिल्कुल। और चेन्नई है, वो उसी सेम लाइन के ऊपर है, यहाँ पे आ जाएगा कोस्टल एरिया में, ये आपका चेन्नई है। उसके बाद रह गया आपका तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम की अगर बात करें तो ये केरला में आ जाता है, केरला के बिल्कुल साउथ में आ जाएगा, साउदर्न टिप के ऊपर। ओके, तो ये हमारे रहेंगे IT पार्क्स। ओके, इस चैप्टर में से नेक्स्ट चैप्टर का हम डिस्कस कर ले। उसके बाद हम ये भी बात करने वाले हैं कि यहाँ पे मिस्टेक कौन सी नहीं करनी है। ठीक, उसके बाद हम हिस्ट्री की बात करेंगे। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर दिया गया है, लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओके, इसमें क्या कुछ दिया गया? इसमें हमारे पास रहेंगे 2 क्वेश्चंस, एक तो मेजर पोर्ट्स है, दूसरे मेजर एयरपोर्ट्स है। मेजर पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आपके दिए गए हैं, कौन कौन से दिए गए? 10 दिए गए। इसमें आपका कांडला दिया गया है, गुजरात में है। क्लियर? मुंबई दिया गया है, महाराष्ट्र में है। मार्मागांव दैट इज़ इन गोवा। न्यू मंगलोर कर्नाटका। कोची केरला। तूतिकोण इन तमिलनाडु। चेन्नई इन तमिलनाडु। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। पारादीप की बात करें तो यह उड़ीसा में आ जाता है। अनहल्दिया दैट इज़ इन वेस्ट बंगाल। ओके, इसमें कोलकाता नहीं है, उसको इंक्लूड नहीं किया गया।
तो चलिए इनको हम लोकेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें देखिए मेजर पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या कुछ रहेगा, तो हम कांडला से शुरुआत करते हैं। कांडला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दिल्ली के या नॉर्दर्न इंडिया की अगर बात करें तो सबसे नज़दीकी यही पोर्ट है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी के। कांडला पोर्ट है, इसको इंडिपेंडेंस के बाद डेवलप किया गया था, क्योंकि कराची पोर्ट है वो जो कि यहाँ पर है, ये चला गया था पाकिस्तान में, तो हमें इसको डेवलप करना पड़ा था। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे आपको एक इंडिया के मैप के ऊपर कट मिलेगा, वहाँ पे आपका मुंबई पोर्ट आ जाएगा, जो कि सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है इंडिया का और लार्जेस्ट पोर्ट भी है, सबसे बड़ा पोर्ट भी है हमारा। उसके बाद गोवा में हमारा मार्मागांव आ जाता है, मेनली आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ से। उसके बाद न्यू मंगलोर आ जाता है, ये कर्नाटका में, यहाँ से भी कुद्रेमुख का जो आयरन ओर है वो एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ से। यानी कि न्यू मंगलोर कहाँ आएगा, जहाँ केरला है वो शुरुआत होती है, उसके बिल्कुल ऊपर की तरफ नॉर्थ में। और कोची है, ये केरला के लगभग सेंटर में हम कह सकते हैं, यानी कि सेंटर से थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे कोची आपका रहेगा। तुतिकोण है, ये हमारा साउथर्न मोस्ट पोर्ट है, साउथर्न मोस्ट, सबसे दक्षिणी हमारा बंदरगाह है, ये पतन है ये। और श्रीलंका के साथ हमारा 70-80% जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो इसी तुतिकोरन पोर्ट से होता है। उसके बाद चेन्नई है, ये आपको पता ही है, ये हमारा वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट है। उसके बाद विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम की अगर बात की जाए तो विशाखापट्टनम हमारा सबसे सेफेस्ट, सबसे डीपेस्ट और लैंड लोकेटेड पोर्ट है, सबसे गहरा है, सबसे सुरक्षित है, लैंड लॉक्ड यानी कि ज़मीन से घिरा हुआ, इस टाइप की शेप है यहाँ पर, ऐसे कुछ घिरा हुआ, इस टाइप का ये हमारा पोर्ट है। उसके बाद पारादीप है, जो कि डेवलप किया गया है आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए, मशीन एंड टूल्स को इंपोर्ट करने के लिए उड़ीसा में। हल्दिया पोर्ट है, ये यहाँ पे आ जाता है। कोलकाता पोर्ट है, उसके वर्कलोड को कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट है, उसको डेवलप किया गया है। ओके, तो ये आपके रहेंगे पोर्ट। ओके, उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी दिए गए हैं आपके सिलेबस में, इसी चैप्टर से रिलेटेड। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात करें तो इसमें हमें 6 दिए गए हैं। कौन कौन से 6 है, यहाँ पे दिया गया अमृतसर राजासांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पालम में है, कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके सिलेबस में दिया गया, मुंबई छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका, हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड चेन्नई मीनम्बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, इन 6 को हमें लोकेट करना है और इनको आइडेंटिफाई भी करना हो सकता है। देखिए इसमें क्या दिया जाएगा, इसमें आपको सिंपल तरीके से नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे नाम इसलिए दिए गए राजासांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपको ये दिया जाएगा तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अमृतसर में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको लोकेट करना है, पहले पता होना चाहिए कोलकाता में है ये, फिर आपको पता होना चाहिए कि कोलकाता कहाँ है। ओके, यानी कि यहाँ पे डबल रहेंगे आपके पास, पहले आंसर पता और उसके बाद उसको आप लोकेट कर पाओगे, क्योंकि डायरेक्ट नाम नहीं दिए जाएंगे। क्लियर, तो चलिए यहाँ पे हम लोकेट करते हैं एक-एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमृतसर की राजासांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। तो यहाँ पे ये पंजाब के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आ जाएगा और जो पाकिस्तान की बॉर्डर है उसके बिल्कुल साथ लगता आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमें लोकेट करना है, यानी कि ये वाली लाइन लेंगे। ओके, यहाँ से इंडिया का मैप है, थोड़ा सा टेढ़ा होना शुरू होता है, तो उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम बॉर्डर के ऊपर, जहाँ से इंडिया का मैप है बाहर की तरफ निकला हो, तो यहाँ पे हम लोकेट करेंगे इसको। ओके, उसके बाद जहाँ पर इस लाइन के साथ लगता है यहाँ पे हमारा दिल्ली आ जाता है, तो दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके बाद कोलकाता की बात करें तो यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो कोलकाता की लोकेशन सभी को अच्छे से पता होगी। उसके बाद मुंबई, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारा, और हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाता है, और चेन्नई में हमारा मीनम्बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, ये हमारे सिलेबस में दिए गए। अब देखिए हम बात करेंगे हिस्ट्री की, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम गलतियाँ क्या करते हैं मैप वर्क में। देखिए मैप वर्क में हमें दिया गया 37वां क्वेश्चन रहेगा आपका, 37 बी में से जियो का रहेगा। अब 37 बी में से जियो का रहा तो हमने क्या कर दिया कि जैसे यहाँ पे इसको लोकेट करना है, यहाँ पे हमने इसको लोकेट किया और हमने यहाँ पे लिख दिया 37 ए। ओके, कई बार हम ऐसे लोकेट कर देते हैं। अगर हमने ऐसे लोकेट कर दिया तो मतलब हमसे पूछा गया मीनम्बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हमने यहाँ पे नाम नहीं लिखा चेन्नई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, लोकेट के साथ साथ लेबलिंग करनी होती है, जो चीज़ हमसे पूछी गई उसकी लेबलिंग करनी होती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 37 तो आप मेंशन करोगे, 37 बी भी मेंशन करोगे, उसका ए भी मेंशन करोगे, और उसमें क्या है ये भी आप मेंशन करोगे। ओके, एक और चीज़ होती है, कई बार स्टूडेंट्स करते हैं कि हाँ चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु में, तो हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया। ओके, यहाँ पे हमने कर दिया चेन्नई, ऐसे नहीं होगा।
ये जो पॉइंट्स होते हैं हमें एग्जैक्ट ही लोकेट करने हैं। एग्जैक्ट लोकेट करने मतलब जो लोकेशन है। अब उसमें ये वाला फॉर्मूला जरूर चल सकता है कि इस टाइप से हम ट्राइंगल बनाते हैं तो थोड़ा बहुत इधर से उधर 19-20 है तो वो हमारा चल जाएगा। ओके, ये चीज़ हमें कंफर्म करनी है। ओके, और इसका ये नहीं कि हम सिर्फ अगर कहीं पे कुछ चीज़ें हम लोकेट अगर करें हम तो उसको प्रॉपर वे से ही हमें उसी जगह से लोकेट करना और उसके क्वेश्चन वगैरह को रीचेक करना है कि क्या यही क्वेश्चन नंबर वहाँ पे दिया गया, उसका आंसर लिखना भी ज़रूरी रहेगा। ओके, सिर्फ ABCD करने से हमारा काम नहीं चलेगा। और या फिर हम अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे सीधा ही चेन्नई लिख दिया तो ये भी एक प्रॉपर वे नहीं होता। उसमें क्वेश्चन नंबर 37B का ये अगर आपका थर्ड दिया गया है तो उसको 37B थर्ड भी लिखिए और उसके बाद उसको आप चेन्नई मेंशन कीजिएगा। ओके, अगर हम सीधा मेंशन करते हैं तो कई बार वो गड़बड़ हो जाती है कि हमने स्टेट लोकेट कर दिया, ठीक है, हो गया। ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया, आपसे ये पूछा गया कि जैसे गुजरात का पूछा गया कि आपको बताना है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ठीक। तो अब उसमें ऐसे करके कर दिया आपने कपास का या 37B, ये नहीं, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य लिखोगे, उसके बाद नीचे लिखोगे गुजरात और फिर इसमें अलग शेड से आप शो करोगे कि ये गुजरात है यहाँ तक। ओके, इस टाइप से सीधा ये नहीं कि आपने एरो लगा दिया कि भाई हो गए यहाँ से ढूंढ लो कहाँ गुजरात है या ये 37B का आंसर है, नहीं, उसको गुजरात भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं आपके लास्ट चैप्टर की जो कि हिस्ट्री का रहेगा। हिस्ट्री में से आपके बहुत कम सिलेबस दिया गया है मैफ का और उसमें से आपके एग्जाम में रहेंगे 2 पॉइंट्स। ओके, क्लास 10th हिस्ट्री के मैफ की अगर बात करें तो हमारे सेकंड चैप्टर से रिलेटेड ही रहेगा। नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद 1918 to 1930, हालांकि 34 तक इस चैप्टर में बात की गई। तो इसमें क्या कुछ रहेगा, इसमें रहेगा हमें 3 तो दिए गए कांग्रेस के सेशन। ओके, इसमें से एक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कंफर्म। तो इसमें कौन से दिए गए कांग्रेस के सेशन, इसमें दिया गया कलकत्ता सेशन, कोलकाता नहीं कलकत्ता ही रहेगा, सितंबर 1920, नागपुर सेशन दिसंबर 1920 और उसके बाद मद्रास सेशन दिया गया, ये 1927 1927 का है। ओके, ये तीनों हमारे सिलेबस में दिए गए। उसके बाद हमें दिए गए इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स दिए गए जो कि नॉन कोऑपरेशन और सीडीएम दोनों से रिलेटेड रहेंगे। तो इसमें चंपारण हमें दिया गया है। ओके, मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, इसमें भी दोनों टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे द मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, तो हमें पता होना चाहिए कि ये चंपारण था। ओके, फिर उसके बाद हम लोकेट करेंगे तो उसमें चंपारण भी लिखेंगे, लोकेट भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर भी लिखेंगे, सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी है। ऐसे ही खेड़ा गुजरात जो कि पीजेंट सत्याग्रह से रिलेटेड है। अहमदाबाद गुजरात दैट इज़ रिलेटेड विद द कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह, जो मजदूर थे कॉटन मिल के, कपास की मिलों के, उन्होंने यहाँ पे सत्याग्रह किया था। अमृतसर पंजाब, ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट से रिलेटेड है। ओके, चोरी चोरा की बात करें तो कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया था, उससे रिलेटेड है। दांडी की अगर बात करें दैट इज़ ऑल्सो इन गुजरात, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सीडीएम से रिलेटेड है। तो ये हमारे 6+3 9 पॉइंट्स दिए गए ना, उनमें से एनी 2 पॉइंट्स आपके एग्जाम में रहेंगे, यानी कि बहुत आसान है। हिस्ट्री से रिलेटेड जो आपका 37E क्वेश्चन रहेगा उससे रिलेटेड आपको आंसर देना। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं हम एक एक करके। 2 अलग सेपरेट मैप में हम इनकी बात करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट जो मैप रहेगा उसमें हम कोलकाता, नागपुर और मद्रास तीनों स्टेशन को हम लोकेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका आ जाएगा कलकत्ता स्टेशन। कलकत्ता स्टेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कलकत्ता है और ये कलकत्ता स्टेशन रहेगा। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत यहाँ पे ये रहेगी कि आपको ये नहीं दिया जाएगा कलकत्ता स्टेशन, आपको ये दिया जाएगा कि लोकेट द एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी ऑफ सितंबर 1920 और द दिसंबर 1920। अब वहाँ दिक्कत आ जाती है कि भाई ये दिसंबर वाला सितंबर वाला कहाँ हुआ था। तो इसमें देखिए सिंपल सा तुक्का फॉर्मूला ये रहेगा कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से अगर बात करें तो ABC, C पहले आएगा, कलकत्ता पहले आएगा ना। तो ये जो कलकत्ता है ये पहले आ रहा है, तो यहाँ पे पहले हुआ था उस साल। ओके, सितंबर में हो गया था। उसके बाद दिसंबर में हुआ था नागपुर में, ये अल्फ़ाबेटिकली भी बाद में आता। तो ऐसे तुकबंदी आप कर सकते हो ताकि कंफ्यूज ना हो। तो सितंबर की अगर बात करें तो सितंबर 1920 का जो सेशन था कांग्रेस पार्टी का दैट वाज हेल्ड इन कोलकाता। ओके, कोलकाता में हुआ था। और उसके बाद नागपुर में हुआ था दिसंबर में, ठीक। तो इसमें से कोलकाता की अगर बात करें कलकत्ता की, तो ये तो आप इजीली लोकेट कर पाओगे, कोई डाउट नहीं है। इसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि हम यहाँ से ये ऐसे लाइन लेंगे सीधी वाली, ठीक। और उसके बाद ये वाला है, यहाँ से अगर हम सीधी लेंगे
तो लगभग इसके आसपास हमें लोकेट करना है, यहाँ से जो कर्व शुरू होता है उसके आसपास। तो क्योंकि अगर ये स्टेट बाउंड्रीज नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। तो इससे थोड़ा सा आपका आइडिया रहेगा कि यहाँ पे हमें लोकेट करना है नागपुर को। और मद्रास यानी कि चेन्नई की हम बात करें तो मद्रास 1927 में यहाँ पर कांग्रेस का सेशन हुआ था। ओके, तो ये रहेगा पहला क्वेश्चन जो आपका हिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा मैप वर्क का। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, हमें क्या दिखाना है, इसमें 6 समय पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है। इनको हमें आइडेंटिफाई करना है, लोकेट करना है, लेबलिंग करना है, सब कुछ करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम चंपारण से ही शुरुआत करते हैं। दिस वन इज़ द चंपारण, जो कि बिल्कुल बिहार के कोने में आ जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आ जाएगा चंपारण। ये इंडिगो प्लांटर से रिलेटेड मूवमेंट यहाँ पर हुआ था। तो इसको कैसे लोकेट करोगे, देखिए जो नेपाल है उसका आधा हिस्सा कर दोगे, ठीक, उसका आधा हिस्सा करके उसके थोड़ा सा इस साइड में, इस डायरेक्शन में आप लोकेट करोगे। क्लियर, क्योंकि आपको स्टेट बाउंड्रीज है, ज़्यादा चांसेस है कि नहीं मिलेगी, आपको आउटलाइन मैप ही मिलना है। तो इस टाइप से आप लोकेट करोगे। चोरी चौरा की अगर बात की जाए तो चोरी चौरा है, ये सेंटर से इस लाइन को जब हम नीचे की तरफ लाएंगे तो थोड़ा सा नीचे की तरफ, ये आपका यूपी में आ जाएगा, गोरखपुर से थोड़ा ऊपर की तरफ। ओके, जो कि कॉलिंग ऑफ NCM नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। यहाँ पर जो 1922 में एक पुलिस स्टेशन था, उसको आग लगा दी गई थी, जिसमें 22 पुलिस मेन्स बर्न्ट अलाइव, जिंदा जल के मर गए थे। उसके बाद यहाँ इस घटना के बाद इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को वापस ले लिया गया था। तो ये आपका सेकंड रहेगा। थर्ड जो आपका पॉइंट रहेगा वो अमृतसर जलियांवाला बाग इंसिडेंट है, जिसकी हमें बात की थी कि ये थोड़ा ऊपर की तरफ हमें लेना है, और कहाँ लेना है, पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर के साथ है। उसके बाद आपका खेड़ा मूवमेंट की अगर बात करें तो खेड़ा बिल्कुल हम इससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो अहमदाबाद के पास आ जाता है, और यहाँ से अहमदाबाद को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेना, मैंने यहाँ नीचे किया हुआ है, थोड़ा ऊपर की तरफ ले लोगे तो यहाँ पे अहमदाबाद आ जाएगा। और इस साइड से ऐसे अगर हम लेंगे, इससे लाइन अगर हम खींचेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा दांडी। हालांकि दांडी को क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की तरफ है, इसको हमें बिल्कुल कहाँ लेके आना है, यहाँ पर कोस्ट में लेके आना है, क्योंकि ये क्या है, ये कोस्टल टाउन है। ओके, मुंबई की तरह तटीय शहर है ये। क्लियर, तो इस टाइप से आपको लोकेट करना है। तो ये रहेंगे आपके हिस्ट्री से रिलेटेड। देखिए दोबारा से देख लीजिए क्या कुछ रहेगा हिस्ट्री में। जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है हमारा, इंडियन नेशनल मूवमेंट से उस रिलेटेड आपका चंपारण रहेगा, जो कि बिहार में है, चोरी चौरा यूपी में है, यहाँ अमृतसर रहेगा पंजाब में, यहाँ पे खेड़ा, अहमदाबाद और दांडी, ये सभी के सभी रहेंगे आपके गुजरात से रिलेटेड। ओके, तो ये था आपका मैप वर्क का सिलेबस। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, ज्योग्राफी गुरु, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप सर्च कीजिएगा तो टेलीग्राम के आप ऊपर भी आपको एक चैनल मिल जाएगा। और ज्योग्राफी गुरु ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हो इंस्टा के ऊपर, वहाँ पर भी डिस्कस किया जा सकता है। ओके, इसके साथ साथ जहाँ तक आपके क्लास 10th के सिलेबस की बात है, तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स 99% जो चैप्टर्स हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन चैप्टर को डिटेल में डिस्कशन, सब कुछ आपका ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। MCQs भी पब्लिश किए जा चुके हैं। तो आपको कोई भी डाउट है, फिर भी कुछ है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अदरवाइज़ आपको कहाँ जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में क्लास 10th सोशल साइंस SST जीनियस बैच है, वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। क्लास 10th SST की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ का अलग से बैच है, MCQs का अलग से बैच है। थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।